एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फे फांग के साथ उसकी गर्लफ्रेंड लिंगी की बात कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फेंग ने उसकी गर्लफ्रेंड की तरह यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश क्यों नहीं की। फेंग के मुताबिक अगर उसके पास उसकी यूनिवर्सिटी की सीट होती तो वो फे को दे देता। यहाँ पर फेंग तो अपनी गर्लफ्रेंड की बात कर ही नहीं रहा था, और ना ही जब उन्हें लिंगी वहाँ पर जिंग के साथ दिखती हैं तो फेंग उस पर जेलस होता है, जैसे कि फेंग के दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स है ही नहीं। उल्टा वो तो जियांग के साथ अपनी जान पहचान बढ़ा रहा था। जियांग भी फेंग के साथ नॉर्मली बात कर रहा था। हालांकि लिंगी फेंग के सामने जियांग के साथ वहाँ पर रहकर नर्वस फील कर रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं जियांग के साथ उसे देखकर फेंग के साथ उसका रिश्ता खत्म ना हो जाए और जियांग को भी ये ना पता चले कि वो फेंग की गर्लफ्रेंड है। लिंगी का ये डर फे समझ जाती है। लिंगी भी जियांग को अपने मैच पर जाने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो फे से फेंग की बात करने जाती है। फे उसे फेंग की हेल्थ की पूरी अपडेट देती है। लिंगी के मुताबिक तो फेंग का मेमोरी लॉस हुआ है, ऐसा कोई देखकर बता ही नहीं सकता। वो तो पहले जैसे नॉर्मली ड्राइंग कर रहा है। तब फे लिंगी को हॉस्पिटल में ज़्यादा विजिट करने के लिए बोलती है। अगर लिंगी उसे मिलेगी ही नहीं तो फेंग उसे याद कैसे करेगा। आखिर लिंगी उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी बात फेंग को याद दिलाना ज़रूरी है। लेकिन फे की ये बात सुनकर वो भड़क जाती है। उसके हिसाब से वो खुद फेंग की हालत देखकर बहुत ही परेशान है, तो फे उसे इस तरीके से नीचा ना दिखाए कि उसे फेंग की कोई फिक्र नहीं है। फेंग को इस हालत में देखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए वो फेंग को ज़्यादा देखने के लिए नहीं आती और उसके हिसाब से वो फेंग की गर्लफ्रेंड अब नहीं है। ये बोलकर लिंगी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है, पर फेंग तो इस दौरान फे की तरफ स्माइल करके देख रहा था। उसे लिंगी के जाने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर फे उसे एक फॉरेस्ट लेक में घुमाने के लिए लेकर जाती है, जो जगह फेंग को बहुत ही पसंद आती है। और उसकी मेमोरी लॉस को लेकर फे का मूड ऑफ देखकर फेंग उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाता है। साथ ही उसे समझाता है कि उसे अपनी मेमोरी लॉस का कोई भी दुख नहीं है। उसे पास्ट की मेमोरी याद नहीं है तो वो फ्यूचर में नई मेमोरी बना लेगा। पुराने दोस्त याद नहीं है तो नए दोस्त बना लेगा। फिर भी फे उसे उसका पुराना घर दिखाने के लिए लेकर जाती है, ताकि उसे अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताए हुए पल याद आ पाए। उस जगह को देखकर फेंग को पास्ट की थोड़ी बहुत बातें याद आती हैं कि कैसे उसकी ग्रैंड माँ उसे पेड़ पर चढ़ने को लेकर बहुत डांटा करती थी। उस टाइम भी एक लड़का पेड़ से गिरने वाला था, जिसे फेंग गिरने से बचा लेता है और उसकी माँ के पास भेज देता है। फिर फेंग उससे आइसक्रीम मांगता है तो फे उसे मार्केट ले जाकर आइसक्रीम दिलाती है, पर फेंग को महंगी आइसक्रीम खानी थी, जिनकी वो ड्राइंग करके उसे दिखाता है। फे इस टाइम इतनी महंगी आइसक्रीम उसे खिला नहीं सकती थी। तभी फे के दिमाग में एक बात आती है। फेंग की मेमोरी अब तक वापस नहीं आई है, ये बात सिर्फ उसे पता है। फेंग को देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि उसे मेमोरी लॉस हुआ है। तो अगर फेंग में से शू के सामने ऐसा एक्ट करे कि वो ठीक हो चुका है, उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, तो फे को यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किया जाएगा। इसीलिए फे फेंग के साथ एक डील करती है। वो उसे एक स्पीच लिखकर दे देती है। अगर फेंग उसके हिसाब से मिसेस शू से बात करेगा और ऐसे एक्ट करेगा कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है, तो फेंग को वही महंगी वाली आइसक्रीम खिलाएगी। साथ ही वो उसको समझा देती है कि वो क्यों मिसेस शू से झूठ बोलने को मजबूर है। अगर वो झूठ नहीं बोलेगी तो इस तरीके से वो कभी भी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाएगी। तो फेंग भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और फे ने जो उसे स्पीच लिख कर दी थी वो लाइन बाय लाइन उसे याद कर लेता है। लेकिन अगले दिन जब फे उसे मिसेस शू से और मीडिया के लोग उसे मिलाती हैं और उसकी मेमोरी वापस आने की खबर देती है, तो वहाँ पर फेंग तूफान वाली रात का इंसिडेंट बोलते बोलते बीच में ही अपनी लाइंस भूल जाता है। ये देखकर फे बहुत डर गई थी कि कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो मिसेस शू के सामने झूठ बोल देती है कि फेंग नर्वसनेस की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन लकीली फेंग फिर से अपनी बात कहने लग जाता है। लेकिन फे की दी हुई स्पीच नहीं है, बल्कि वो तो अपने दिल से फे की बात करने लग जाता है कि कैसे उसने उसका ख्याल रखा, उसे फिर से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रेडी किया, उसे हर एक डेली लाइफ की चीज़ें सिखाई। फेंग की ये बात सुनकर मिसेस शू फे से इम्प्रेस होती हैं और उसे प्रॉमिस करती हैं कि वो इसी साल फे को यूनिवर्सिटी के लिए टेक्सटाइल फैक्ट्री की तरफ से रिकमेंड करेगी। इस खबर से फे और फेंग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों मिसेस शू और मीडिया के लोगों के सामने फ़ोटो क्लिक करते हैं, पर वहाँ पर मौजूद लिन फेंग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने की बात से ज़रा भी खुश नहीं थी। वहीं अब जब फेंग ने अपना काम पूरा कर दिया था तो फे उसे दूसरी कप आइसक्रीम खिलाती हैं, पर वो फेंग की मांगी हुई महंगी
महंगी आइसक्रीम नहीं थी। फिर भी फे के कहने पर वो उस आइसक्रीम में एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी मिलने के बाद फे ने उसे वो महंगी आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस किया था। यहाँ पर फे को फैंग की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि उसने आज मिसेस शू के सामने दिल से उसकी तारीफ की थी। इस दौरान एक पल के लिए फे के मुंह से गलती से निकल जाते हैं कि उसने यूनिवर्सिटी जाने के लिए फैक्ट्री की तरफ से फैंग की देखभाल की थी। हालांकि फैंग इस बारे में फे से ज्यादा कुछ नहीं पूछता और ना ही उसे ये बात बुरी लगती है। तभी फैंग की नजर एक म्यूजिक शॉप में रखे पियानो पर जाती है, जिसे वो प्ले करने के लिए जाता है। हालांकि उसे पियानो कैसे प्ले करते हैं ये याद नहीं आ रहा था। तब फे उसे सिखाने लग जाती है। उसकी ग्रैंडमदर ने चाइल्डहुड में उसे पियानो थोड़ा बहुत सिखाया था। इस दौरान पियानो प्ले करते करते फैंग को अपनी ग्रैंडमदर के विजन्स आते हैं कि कैसे चाइल्डहुड में उसकी ग्रैंडमदर उसे पास बैठाकर पियानो प्ले किया करती थी। ये सुनकर फे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम फैंग को कोई तो पास की बात याद आई। इधर लिन मिसेस शू से फे को यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करने वाली बात पूछती है। उसके हिसाब से फे से ज़्यादा इस साल वांग डिजर्विंग है, पर मिसेस शू को ऐसा नहीं लगता। उन्हें पता है कि लिन और वांग रिलेशनशिप में है, इसीलिए लिन वांग को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलते हुए देखना चाहती हैं। पर पिछले साल ही लिन को उन्होंने फैक्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड किया था। अब अगर उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को भी रिकमेंड किया तो सभी को लगेगा कि वो लिन पर फेवर कर रही है, और लिन भी अपने बॉयफ्रेंड वांग के लिए फैक्ट्री की एक बड़ी पोजीशन में होने का फायदा उठा रही है। इसीलिए मिसेस शू वांग को कुछ साल बाद यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करेगी और इस साल वो फे को यूनिवर्सिटी भेजेंगी, क्योंकि उसने सच में फैंग की बहुत ही मेहनत से देखभाल की है। साथ ही वो लिन को शादी से पहले वांग के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशन रखने से मना करती है। ये सब बातें सुनकर लिन को काफ़ी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। मिसेस शू को इम्प्रेस करने के लिए वो उसके सारे काम करती है, यहाँ तक कि उनके स्पीच को वही लिखती है। फिर भी आज फे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता हुआ देखकर वो जेलस थी। दूसरी तरफ फे अपनी बेस्ट फ्रेंड माई को उसकी यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन होने की गुड न्यूज़ देती है। आखिर मिसेस शू ने इसी साल उसका नाम फैक्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करने का प्रॉमिस किया है। ये खबर सुनकर माई काफ़ी खुश होती है, लेकिन देखा जाए तो माई की अपनी लाइफ ही बिखरी हुई थी। अपना खर्चा खुद चलाने के लिए और घर में पैसे देने के लिए भी उसके पास एक छोटी सी जॉब तो है, पर उसके काम को घर में उसके भाई और भाभी के काम की तरह वैल्यू नहीं किया जाता। उसकी भाभी को तो ज़्यादा घर में काम तक नहीं करने दिया जाता, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट करके आई है। माई का साथ देने के लिए उसकी माँ भी नहीं आती। उसकी माँ के हिसाब से माई तो शादी करके चली जाएगी, उन्हें तो अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना है, तो वो अपनी बहू की साइड लेंगी। इसलिए काम से थक कर आने के बाद भी उसे ही घर का काम करना पड़ता है। ऊपर से उसकी लव लाइफ की प्रॉब्लम तो है ही, इसलिए इन बातों से परेशान होकर वो राइस कुकर हाथ में लेकर ही पब्लिक फ़ोन बूथ चली जाती है। तिंग से बात करने के लिए वो उसे वापस जियांगचेंग आने को बोलती है और कहती है कि अब उसे और ज़्यादा घर में नहीं रहा जाता। उसे टिंग के साथ अपनी फैमिली लाइफ शुरू करनी है, जहाँ पर उसकी लाइफ को वैल्यू किया जाए। आखिर कब तक टिंग वहीं पर रहने वाला है? अब तो उसके लिए घर वाले अरेंज मैरिज सोच रहे थे, इसलिए टिंग जल्दी आकर उसे शादी कर ले। लेकिन टिंग ऐसे कैसे उससे शादी कर ले? उनका घर इतना छोटा है, सिर्फ 2 ही रूम्स हैं। उसके शादी करने के बाद उसके पेरेंट्स उसके रहने की जगह बनाने के लिए जल्दी ही फे की शादी कर देंगे। आखिर वो अपनी खुशी के लिए अपनी बहन की शादी जल्दी कैसे होने दे? ये सुनकर माई को और बुरा लगता है। टिंग सभी के बारे में सोचता है, पर क्या एक बार भी वो उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा? पर टिंग भी मजबूर था। माई को कोई और अच्छा लड़का देखकर शादी करने के लिए बोलता है और फ़ोन कट कर देता है। उसने वापस आने के लिए एप्लीकेशन तो लिखा था, लेकिन वो उसे फाड़ देता है। माई भी अब मजबूर होकर रो रही थी। जो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि 1970s की एक लव स्टोरी टूटने के कगार पर है। वहीं लिन को फे और फेंग पर शक हो रहा था कि क्या फेंग की मेमोरी सच में वापस आ गई है, क्योंकि फेंग उसे पहचान नहीं रहा था। इसीलिए लिन अपने बॉयफ्रेंड वांग को फेंग के पास भेजती है और उसका शक सही निकलता है। वांग फेंग के सामने लंगड़ा रहा था, उसे बता रहा था कि उसका लेग एक ट्री के गिरने पर इंजर्ड हुआ था। फिर भी फेंग उसे नहीं पहचानता, उसके साथ नॉर्मली बात करता है, जिससे लिन समझ जाती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए फे ने झूठ बोला है। ये बात लिन में से शू को जाकर बोलती है। साथ ही लिन ने डॉक्टर से भी फेंग की मेमोरी वापस आने की बात पूछी थी और उसने फेंग का चेकअप रिपोर्ट भी लिया था। तब डॉक्टर ने भी उसे ये बात बोली थी कि फेंग की मेमोरी वापस नहीं आई है, अभी तो वो डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें ही सीख रहा है। ये सब जानकर मिसेस शू को फे पर काफ़ी गुस्सा आता है। हालांकि वो लिन को भी वार्न करती है, क्योंकि लिन ने फेंग जैसे हीरो पर भी झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया था।
ये चीज़ उल्टा लिन के लिए बुरी हो सकती है। जिसके बाद मिसेस शू इस झूठ के बारे में फे को अपने कैबिन में लाकर पूछती है, जो सुनकर वो शॉक रह जाती है। मिसेस शू यहाँ पर उसे बहुत डांट लगाती है क्योंकि उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। ऊपर से फे खुद को डिफेंड तक नहीं करती। मिसेस शू को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि फे ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए फेंग जैसे हीरो से भी झूठ बुलवाया। अगर मीडिया को पता चला कि फेंग की मेमोरी वापस आने की बात एक झूठ है और उनकी फैक्ट्री वर्कर फे ने ये झूठ फैलाया है, तो फे के साथ फैक्ट्री की भी बदनामी होगी। इसीलिए फे को सज़ा मिलनी ही थी। और मिसेस शू इस साल फे का नाम फैक्ट्री की तरफ से यूनिवर्सिटी में रिकमेंड ना करने का डिसीजन लेती है। इस बात से फे टूट जाती है। अभी कुछ मोमेंट तक वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने को लेकर बहुत ही खुश थी और एक ही पल में उसका नाम रिजेक्ट हो गया। पता नहीं अगले साल तक उसमें और ज़्यादा हिम्मत बचेगी भी या फिर नहीं। मिसेस शू अब अगले साल उसे रिकमेंड करेगी भी या फिर नहीं। यहाँ पर लेनो से मिलने के लिए आती है। वो उसे सबसे ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि फे उसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इस बात से उसे एम्बैरेसमेंट होती है कि आखिर वो कैसे फे का एडमिशन अपने बॉयफ्रेंड वांग से पहले होने देती। अपने बॉयफ्रेंड को यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाने के लिए वो फे को फैक्ट्री से भी निकलवा सकती है, लेकिन इस बार उसका लक अच्छा था कि उसका सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन रिजेक्ट हुआ। उसकी जॉब बच गई। लिन की ये बातें सुनकर वे को काफ़ी गुस्सा आता है, पर देखा जाए तो ये झूठ बोलना उसका डिसीजन था। एक न एक दिन तो उसका झूठ पकड़ा ही जाता। वहीं फेंग को उसकी कैबिन से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और नर्स से उसे पता चलता है कि फे कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखने के लिए नहीं आएगी। वैसे इन दिनों फेंग सिर्फ फे की ड्राइंग करने में बिजी रहता है। इधर फे अपनी टीचर चेन से मिलकर अपने दिल की बात बोलती है। फे को लगा था कि अपनी दुनिया से निकलकर सक्सेस पाने का रास्ता सिर्फ उसकी यूनिवर्सिटी से होकर गुजरता है, पर अब उसे नहीं लगता कि वो यहाँ से कभी निकल पाएगी, अपने सपने को पूरा कर पाएगी। तब चैन उसे कंफर्ट करते हुए समझाती है कि अपने सपनों को पूरा करने का कोई और रास्ता फे को मिल ही जाएगा। अगले दिन फे को उसकी बेस्ट फ्रेंड माई को उनकी फैक्ट्री के एक वर्कर के साथ ब्लाइंड डेट पर जाते हुए देखती है। इस बारे में माई से पूछने पर माई फे को उसके भाई तिंग के साथ हुए ब्रेकअप की बात कहती है। उनके पास ब्रेकअप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। टिंग घर नहीं आना चाहता और शादी भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे घर में अपनी जगह बनाने के लिए फे की शादी पहले करवानी होगी और फे ने अगर इतनी जल्दी शादी कर ली तो उसका यूनिवर्सिटी जाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए उनका ब्रेकअप होना ही सही है। माई अब अपने घर वालों के साथ इतना टॉर्चर झेल कर नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो घर से निकलने के लिए किसी से भी शादी करने को तैयार है। अपनी वजह से माई अपनी फ्रेंड और ब्रदर का ब्रेकअप होते हुए देखकर जरा भी खुश नहीं थी। वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करती है जब उसका भाई उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर देता था और अब तक वो ऐसा करता आया है। फे को अपना पेंसिल बॉक्स देकर खुद पेपर का एक पेंसिल बॉक्स वो यूज करता था। फे को पेट भरकर दूध पिलाकर वो खुद बर्तन में लगा हुआ थोड़ा बहुत दूध पीकर खुश रहता था। उसकी बुक्स पर कवर भी उसका भाई ही लगाता था और बड़े होने के बाद जब फे को एक रूम की जरूरत पड़ी तो उसके भाई ने टेक्सटाइल फैक्ट्री की जॉब उसे दे दी और घर छोड़कर दूर फार्म में जॉब करने चला गया ताकि फे घर में आराम से रहे और फैक्ट्री की जॉब करे। अब तक उसके भाई ने उसके लिए सब कुछ किया है, इसीलिए फे अपनी वजह से अपने भाई का प्यार खत्म होते हुए नहीं देख पाएगी। इसीलिए वो अगले दिन ही माई से मिलकर उसे 3 महीने मांगती है। इन 3 महीने में वो टिंग को घर पर वापस लेकर आएगी और उन दोनों की शादी भी करवाएगी। तब तक माई किसी और से शादी ना करे, ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और फे के लिए 3 महीने वेट करने को मान जाती है। पर उसे क्या पता कि इस सब में फे का कितना बड़ा सैक्रिफाइस छुपा हुआ है। फे अपने पेरेंट्स से उसकी शादी के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करने को बोलती है। उसके सिर्फ 2 डिमांड्स हैं कि लड़के के पास रहने के लिए कोई जगह हो और वो 30 साल से छोटा हो। बाकी अब फे अपने यूनिवर्सिटी जाने का सपना छोड़ चुकी है। अपने भाई के लिए उसका सैक्रिफाइस तो बनता ही है। हालांकि फे के इस डिसीजन से उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश थे। उन्हें तो फे की शादी जल्दी करवानी थी, पर क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी जाना था इसीलिए उन्होंने शादी की बात अभी तक नहीं की थी। अगले दिन फे अब एक मैरिज ब्रोकर के जरिए अपनी ब्लाइंड डेट से मिलती है। उसका ब्लाइंड डेट और कोई नहीं बल्कि जियांग था, फैक्ट्री हेड मिसेस शू का बेटा। जियांग इस ब्लाइंड डेट पर अपनी मॉम को बिना बताए आया था। उसे फे पहले से ही पसंद थी और क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है तो वो अपनी माँ को कैसे भी मना लेगा। फिर फे और जियांग एक दूसरे से बात करते हैं और बाद में मूवी देखने के लिए भी जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों की पसंद बिल्कुल ही अलग है। फे को फिल्म देखना पसंद है, लेकिन जियांग को तो फिल्म देखने में नींद आती है। अब जब जियांग फे को घर तक छोड़ने के लिए आता है तो उनकी मुलाकात फे की माँ से होती है।
मॉम तो जियांग को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, वो उसे घर पर लंच के लिए बुला लेती हैं। वहीं जियांग को वहाँ पर देखकर फैक्ट्री स्टाफ हाउसिंग कॉलोनी में रह रही फैमिलीज के बीच में गॉसिप होने लग जाती है कि फे ने सीधे सीधे फैक्ट्री हेड के बेटे को ही अपने प्यार में फंसा लिया। लेकिन घर के अंदर तो जियांग और फे के लिए एक बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा था। घर में उन्हें फेंग फे के फादर के साथ मिलकर घर के दरवाजे और बाकी चीज़ें फिक्स करता हुआ दिखता है। फे कई दिनों से हॉस्पिटल नहीं आई थी, इसीलिए फेंग नर्स से उसके घर का एड्रेस पूछकर उससे मिलने के लिए आ गया। अब जब दोनों लड़के उनके घर में थे तो फे के पेरेंट्स दोनों को ही लंच करके जाने को बोलते हैं। यहाँ पर दोनों लड़कों के बीच फे को लेकर अलग ही कंपटीशन चल रहा था। दोनों खुद को ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये सब देखकर फे के पेरेंट्स टेंशन में आ गए थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी दो लड़कों को डेट तो नहीं कर रही है। ये सब देखकर फे फेंग को अकेले में बात करने के लिए अपने साथ ले जाती हैं, जहाँ पहले तो फेंग की हालत ठीक करती है, उसके शूलेसेस टाई करती है। इतने दिनों से फेंग का ख्याल वो नहीं रख रही थी, तो फेंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। इस दौरान उन्हें बात करते हुए लिन देख लेती है, जो कि उसी कॉलोनी में रहती है। वही फेंग फे को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलता है, तो इस बात पर वो स्माइल करती है। फिर रात को जियांग फे के घर से अपने घर के लिए निकलने वाला था, तब फे उसे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर सोचने को बोलती है। जियांग की फैमिली जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड हाई क्लास नहीं है और वो सिर्फ हाई स्कूल पास आउट फैक्ट्री वर्कर है, वो यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाई। साथ ही फे ये शादी क्यों करना चाहती है, कैसे अपने भाई को हेल्प करना चाहती हैं, वो बातें भी वो जियांग को क्लियरली बोल देती है। हालांकि जियांग को इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो घर जाकर अपनी मॉम से फे के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने की बात बोलता है। उस टाइम पर उसकी मॉम जियांग की बास्केटबॉल वाली न्यूज़ पढ़ रही थी, जो कि लिनी ने न्यूज़पेपर लिखा था, जिसमें लेंगी ने उसकी काफ़ी तारीफ की थी। मिसेस शू तो लेंगी से मिलना चाहती थी, पर यहाँ तो उसका बेटा फे को पसंद करता है। जो बात जानकर वो उसकी पिटाई करती है, पर किस तरीके से वो उन्हें शांत करता है। तब मिसेस शू अपनी एक डिमांड रखती है कि अगर वे शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाने की बात ना सोचे तभी वो इस शादी के लिए मानेगी। वो नहीं चाहती कि उनकी बहू घर की जिम्मेदारी उठाने की जगह स्टडी करने के लिए दूर चली जाए, और अपनी मॉम की ये डिमांड जियांग फे से बिना पूछे ही उसकी तरफ से मान जाता है। उसे तो सिर्फ फे से शादी करनी है, बाकी इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। लेकिन ये इतना इजी दिख नहीं रहा था, क्योंकि फे को तो फेंग भी पसंद करता है। अगले दिन जब फे और जियांग मूवी डेट पर जाने वाले थे तो फेंग वहाँ पर आ जाता है, और उसे हॉस्पिटल का रास्ता नहीं पता था, इसीलिए मजबूरी में फे और जियांग फेंग को अपने साथ डेट पर लेकर जाते हैं, जहाँ फेंग तो जियांग के साथ साइकिल पर ही चढ़ जाता है। अब वो उनके साथ ही मूवी देख रहा था, जहाँ पर जियांग फेंग को उसकी सीट पर बैठने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो फे के साथ बैठ सके, पर फेंग उसकी बात नहीं सुनता। उस वजह से दोनों के बीच नोकझोंक होने लग जाती है। इससे आसपास बैठे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, जो देखकर फेंग उनके बीच में बैठ जाती है ताकि दोनों झगड़ा ना करे। यहाँ पर फेंग नोटिस करता है कि जियांग की पसंद की मूवी में फेंग को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे तो नींद आ रही है, पर फिर भी वो मूवी देख रही थी। तभी फे फेंग के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। ये देखकर जियांग फे को जगाना चाहता था, लेकिन फेंग उसे नींद खराब करने नहीं देता। अब मूवी खत्म होने के बाद फे फेंग को हॉस्पिटल वापस जाने के लिए बोलकर जियांग के साथ घर के लिए निकलती है, और उन्हें साथ में देखकर फेंग के चेहरे पर जेलेसी साफ नजर आ रही थी। वहीं फे जियांग से फेंग की तरफ से माफ़ी मांगती है, क्योंकि आज फेंग की वजह से उनकी डेट खराब हुई थी। जियांग को लग रहा था कि कहीं फेंग उससे प्यार तो नहीं करता, लेकिन फे के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एक्सीडेंट के बाद फेंग की देखभाल की थी, इसीलिए फेंग उसके बहुत ही करीब है। तब जियांग उसे उनकी शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाने की उम्मीद छोड़ देने के लिए बोलता है, क्योंकि उसकी मॉम चाहती है कि उनकी बहू हाउसवाइफ बनकर रहे और जल्दी से उन्हें ग्रैंड चाइल्ड दे। वैसे भी घर और बच्चे संभालने के बीच फे को अपनी यूनिवर्सिटी स्टडी करने का टाइम कहाँ मिलेगा, और यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन कोई अच्छा लड़का मिलने के लिए ही तो किया जाता है। फे को तो वैसे ही वो मिल चुका है, तो उसे हायर एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। जियांग की ये बातें सुनकर फे का दिल टूट जाता है, फिर भी वो उसकी बात मान जाती है। उसके पास इस शादी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता बचाने के लिए उसे शादी की कोई भी डिमांड माननी होगी। ये सब सोचकर वो अपने घर पर पहुंचती है।
अगले दिन अब शिंग के प्रोफेसर उसके मैथ्स रिसर्च की बात कर रहे थे। उनका रिसर्च तो अच्छा था और हाईली कॉन्फिडेंट था, लेकिन उनके हिसाब से शिंग इस रिसर्च को प्रेजेंट करने के लायक अभी नहीं है और ये रिसर्च वेस्ट ना हो, इसीलिए प्रोफेसर इस रिसर्च का क्रेडिट शिंग के एक सीनियर को देने का डिसाइड करते हैं, जो बात उसे काफ़ी बुरी लगती है। गुस्से में प्रोफेसर के कैबिन के बाहर निकलती हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर हुआ से होती है। डॉक्टर हुआ उसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पहचानने से इनकार करके वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ फेंग को जनरल वार्ड में इतना मेस में देखकर फे को बहुत ही बुरा लगता है। फेंग को तो ये बात रियलाइज ही नहीं होती, वो तो पेशेंट्स की ड्राइंग बनाने में बिजी था। पर फे उसका सामान वगैरह ठीक करके उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाती है। इस बार ये मूवी दोनों ही एंजॉय कर रहे थे, देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों की पसंद सेम है। मूवी के बाद फे उसे कुछ कपड़े दिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर फेंग भी उसके लिए एक ड्रेस चूज करता है, पर फे उसे नहीं लेती। उसके बाद वो फेंग को एक महंगे रेस्टोरेंट में वही आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाती है, पर फेंग वहाँ पर उसके लिए मेन कोर्स ऑर्डर कर देता है। इस दौरान फेंग फे को खाते हुए देखकर काफी खुश था, लेकिन फे उसे कहती है कि उसका यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फैक्ट्री की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेमोरी वापस आने का नाटक करके फेंग ने जो उसकी हेल्प की थी, अब फेंग की तरफ से फे के ऊपर कोई उधार नहीं है, दोनों अब इक्वल है। हालांकि फेंग इस बात का उसे कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ उसे खाना खिलाता है। फिर फे उसे एजुकेटेड यूथ ऑफिस जाकर उनसे एक घर और जॉब मांगने को बोलती है। फेंग ने इतने लोगों की जान बचाई है, खुद की जान खतरे में डालकर, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसे सेटल होने में हेल्प करेगी ही। फे नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल के इतने खराब माहौल में और बीमार लोगों के साथ रहे। यहाँ पर फे आज उसके साथ लंच करके खुश भी थी और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। घर पहुँचने के बाद वो फेंग को वही पैसे लौटाती है जो कि फेंग की सिस्टर उसके लिए छोड़कर गई थी। इतने दिनों तक फे सिर्फ उन पैसों को सेफ रख रही थी। वो फेंग को फिर से डेली लाइफ की बातें याद दिलाती है, पर फेंग उसे अगले दिन मिलकर अच्छे से सिखाने को कहता है, लेकिन फे के मुताबिक वो आज लास्ट टाइम उससे मिल रही है, इसलिए उसने उसे मूवी दिखाई, लंच करवाया और उसे कपड़े भी दिलवाए। उसे आगे क्या करना है ये लेकर सारी बातें समझा दी। वो फेंग की और अपने बीच एक बाउंड्री सेट कर रही है, क्योंकि अब फे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। फेंग उसे रोकने लग जाता है, जहाँ पर फे उसकी शूलेसेस खुला देखकर उन्हें टाई करती है और उसे आखिरी बार शूलेसेस कैसे टाई करते हैं ये सीख लेने को बोलती है, क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन फेंग सीख ही नहीं पा रहा था, तो फे समझ जाती है कि उसे अपने साथ रखने के लिए फेंग कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं सीखना चाहता। ये सब देखकर फे गुस्सा होने लग जाती है। तब फेंग उससे माफ़ी मांगता है और उसे छोड़कर ना जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फे गुस्से में उसे बोलती है कि उसने फेंग का यूज़ किया है यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। उसने सोचा कि अगर वो फैक्ट्री की तरफ से उसका ख्याल रखेगी तो उसके काम से खुश होकर मिसेस शू उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंड करेगी, लेकिन अब उसे यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फेंग उसकी साइकिल के पीछे भागता है, पर अपने शूलेसेस में अटक कर वहीं पर गिर जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है। रात को जब वो अपनी ड्राइंग्स देखता है, तब उसे अचानक से याद आता है कि उसने अब तक जिस लड़की का बैक साइड ड्रॉ किया था वही लड़की फे है। अचानक से अब फेंग को फे के साथ बिताए हुए चाइल्डहुड के सभी पल याद आ जाते हैं कि कैसे वो उसे चुप चुप कर देखा करता था, कैसे उसे मिडिल स्कूल से ही फे से प्यार हो गया था। यहाँ तक कि फेंग को अपनी ग्रैंडमदर की मौत तक याद आ जाती है। बेसिकली उसकी पूरी मेमोरी वापस आ चुकी थी। फेंग को फाइनली याद आता है कि उसने मिडिल स्कूल से जाते टाइम आखिरी बार फे से मिलकर उसका वेट करने को बोला था, इसीलिए फेंग उससे मिलने के लिए उसके घर तक जाता है और उसे घर के बाहर बुलाता है। तब फे उससे मिलने बाहर आती है। वो उसे समझाती है कि आखिर वो उससे मिलना क्यों बंद करना चाहती है। उसकी शादी जियांग से होने वाली है और फे को ये शादी अपने भाई और बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता बचाने के लिए करनी है। भले ही वो जियांग से प्यार करे या फिर ना करे, पर जियांग के पास एक घर और जॉब है, उसके लिए यही बहुत है। पर फेंग के मुताबिक बिना प्यार से फे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। फेंग उसे कुछ टाइम मांगता है, इस टाइम में वो घर और जॉब का इंतज़ाम कर लेगा, पर फे तब तक उसका वेट करे, किसी और से शादी ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो फे के सामने उसकी मेमोरी वापस आने की बात नहीं कहता। अगले दिन अब जियांगजेंग यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हुआ फिर से शिंग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वो उनसे रूडली बिहेव करती है। उसे लगता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। ट्रेन में उसने उसकी आईडी देखी तो उसका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी तक आ गया। तभी एक प्रोफेसर आकर हुआ को अपने कैबिन में लेकर जाते हैं। ये देखकर शिंग शॉक रह जाती है और बाद में
उसे अपनी दोस्त से पता चलता है कि वह एक फेमस डॉक्टर है। उसके पेरेंट्स दोनों आर्मी में थे। उनकी फैमिली बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली है। ये सुनकर उसे बुरा लगता है कि इतने रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ उसने कैसे रूड बिहेव किया। वही फेंग अपने एक अंकल से मिले जो कि न्यूज़पेपर पर काम करते हैं और उन्हें वहाँ पर प्रेसिडेंट फू बुलाया जाता है। अंकल फू उसे इतने सालों बाद देखकर बहुत ही खुश थे। फेंग उन्हें अपनी ड्राइंग सिखाता है और उनसे उनके लायक कोई घर मांगता है। तब फू उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोलते हैं। उसे पास करने के बाद फेंग को मैगजीन और न्यूज़पेपर में ड्राइंग की जॉब मिल जाएगी। भले इस जॉब को पाने में 2 महीने लग जाएंगे, पर फेंग ये जॉब पाने को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट और खुश था। साथ ही वो फू से उसकी मेमोरी वापस आने की बात किसी को भी ना बताने की रिक्वेस्ट करता है। इधर शिंग डॉक्टर हुआ से मिलकर अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और उसे लंच पर लेकर जाती है। लंच के दौरान शिंग उससे पूछती है कि कहीं उसने उनके बारे में प्रोफेसर से कुछ कहा तो नहीं, पर हुआ ने शिंग की कोई भी बात, यहाँ तक कि उसकी फैमिली फोटो की बात तक उसे नहीं बताई थी। इस बात से वो थोड़ी सी खुश नजर आती है और हुआ के कहने पर उसे वो लोकल एरिया दिखाने के लिए भी मान जाती है। दूसरी तरफ लेंगी लगातार जियांग और उसकी मॉम से जान पहचान बढ़ाने के लिए फैक्ट्री आ रही थी और जियांग का बास्केटबॉल प्रैक्टिस मैच भी देख रही थी। इस दौरान मिसेस शू भी लिंगी को नोटिस करती है। जब लिंगी जियांग को चेयर अप कर रही थी, जियांग को उसके लिए लिखा आर्टिकल दिखा रही थी। यहाँ पर मिसेस शू को लिन से पता चलता है कि लिंगी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। इस बात से वो बहुत ही इम्प्रेस दिखती है और जब लिन उनसे फे और जियांग के रिश्ते की बात पूछती है तो वो इस बात से सीधे इनकार कर देती है। उनके हिसाब से तो जियांग और फे की शादी की कोई बात ही नहीं चल रही है। उल्टा वो तो लिनी से बात करने के लिए, उसे जान पहचान बढ़ाने के लिए जाती है और लिनी तो इस मौके का ही वेट कर रही थी। इसीलिए वो अपना एक अच्छा इंप्रेशन मिसेस शू के सामने रखती है। इधर फेंग एजुकेटेड यूथ ऑफिस जाकर वहाँ के ऑफिसर गाँव से रहने के लिए एक रूम मांगता है, तो गाँव में से शू से रूम के बारे में कॉल पर डिस्कस करने लग जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।